नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, ये सीरीज हमने स्टार्ट की है पॉलिटिकल कल्चर पर, यानी कि पॉलिटिकल अवेयरनेस पर। इसके हम न केवल समाजशास्त्रीय पहलू पर अध्ययन करेंगे, साथ ही ये सीरीज मेरा चलाने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है कि इस समय जैसे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में हम अपने देश के कुछ लोगों को या जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि हमारे राजनीतिक मूल्य क्या होने चाहिए, हमारे राजनीतिक कल्चर कैसी होती है, हमारे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कैसे होता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है। इन चीज़ों को समझाने की कोशिश है। और इसके इतर भी तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे वर्क करती हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर मेरा वीडियो केंद्रित होगा। आज मैं सबसे उन मुद्दों में अहम बिंदु को लाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है भारत में राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, है ना। तो मैं पॉलिटिकल कल्चर क्या चीज़ होती है उसके बारे में तो आप सभी को बताऊंगा ही, साथ ही मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्या चीज़ है और इसका डेवलपमेंट जो है कैसे हुआ है। अब पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन जैसे इस पर मैं बहुत ज़्यादा बुकिश बात करने के मूड में नहीं हूँ। मेरा कंसर्न और मेरा फोकस इस बात पर है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार या हिंदी हार्टलैंड वाले राज्यों में जिस तरीके से जब चुनाव होते हैं तो यहाँ वोट देने की जो शैली है वो बहुत ही रूढ़िवादी है। आज भी जाति पर, क्षेत्रवाद पर, सांप्रदायिक चीज़ों पर, धर्म पर वोट देने की एक परंपरा हमारे यहाँ चली है। उसका अपना एक इतिहास है, इस वजह से भी ऐसा है। उसका अपना एक समाज का ऐसा सामाजिक सांस्कृतिक या ढांचा है, इस वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन क्या इस तरीके से, जिस तरीके का एक पैटर्न ऑफ वोट है, वोट देने के जो तरीके के कल्चर है, क्या इस तरीके से हमारे राज्य का बेहतर विकास हो सकता है? मेरा यहाँ किसी भी पार्टी या उससे मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य इस वीडियो का बनाने का एकमात्र है कि ना केवल हमारे सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट को फ़ायदा हो, उनका थिंकिंग अप्रोच बेहतर हो सके, साथ ही जो लोग आम लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोगों में भी थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़े, जिससे वो इन्हीं पार्टियों में से ज़्यादा तार्किक ढंग से चीज़ों को चुने और कम से कम वोट तो जरूर देने जाएं। तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर है ये दो शब्दों से बना है, राजनीतिक संस्कृति। तो राजनीतिक से यहाँ क्या आशय है? यहाँ राजनीतिक से आशय विशुद्ध राजनीतिक व्यवस्था से है भी और नहीं भी, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारे तमाम आयाम हैं, मनुष्य के और समाज के तमाम आयाम हैं, उनमें से एक आयाम है राजनीति। ठीक है, तो राजनीति एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। जबकि कल्चर को भी ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं, लेकिन कल्चर की एक एब्सोल्यूट परिभाषा ये हो सकती है कि कल्चर में चीज़ों को सीखने की क्षमता होती है। कल्चर, जब हम कोई कल्चर अडॉप्ट करते हैं तो उसको हम सीखते हैं। संस्कृति क्या है? जीवन जीने का ढंग है। ये संस्कृति बेसिकली यह सीखा जाने वाला व्यवहार है ना, एक वे ऑफ लाइफ है जो हमें सिखाती है। तब हम फिर पॉलिटिकल कल्चर को कैसे साथ में जोड़कर देखें। ये जो टर्म है पॉलिटिकल कल्चर, इसका डेवलपमेंट हम देख सकते हैं हिंदुस्तान में होने वाले इलेक्शंस में। अब मैं बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक व्याख्या नहीं करूँगा कि हमारे देश में चुनाव सबसे पहले कब हुए और उसका क्या इतिहास है और क्या वो है, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन आप ये पैटर्न समझें कि हम आज़ादी के बाद से अगर चीज़ों को लें तो हमें कहीं कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो हमने अपना संविधान बनाया, साथ ही साथ, और उस संविधान में हमारे पॉलिटिकल कल्चर के तत्व उसमें निहित थे और उसमें वो बातें शामिल है जिनको हमारे
जो पॉलिटिकल मोटिवेटर्स हैं, जो हमारा सिविल समाज रहा था या है या आगे होगा, उन्हीं के आसपास केंद्रित राजनीति होनी चाहिए थी। लेकिन मुद्दा जरा विषय से भटक गया। राजनीति का जो आदर्श है वो न रहकर वो बहुत कुछ अति यथार्थवादी होता चला गया, या कह सकते हैं कि नकारात्मक राजनीतिक संस्कृति बनती चली गई, जहाँ पर आप देख सकते हैं उन राजनीति का अपराधीकरण, फिर अपराधी की राजनीति। आज ये हालत है कि हमारे समाज में लगभग 40% से ज़्यादा ऐसे आपराधिक तत्व लोग जो है चुनकर आते हैं, जिनको कहीं ना कहीं हम ही लोग जिताते हैं। अलग अलग अनसोशल बैकग्राउंड के लोग आते हैं, जिनको क्या उतनी समाज की सही समझ है। नेपोटिज्म है ना, भाई भतीजावाद की राजनीति होती है, जहाँ पर पूरे पूरे कुनबे आपको इस चीज़ से जुड़े मिल जाते हैं। तो आम नागरिक के लिए स्पेस कहाँ है? तो इसी तरीके से संप्रदायवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति है ना, बहुत ही छोटे छोटे संकीर्ण विषयों पर राजनीति होती है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, ये जो बातें हैं, क्या इनसे हमारे उत्तर प्रदेश राज्य या हमारे भारत का कल्याण सुनिश्चित हो सकता है? जाहिर सी बात है, उतना बेहतर तो नहीं। तो हमारे लिए आई ओपनर का काम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो और उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया सर्च लाइट यानी कि हमारी प्रस्तावना, जो हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी मूल्यों की तरफ बढ़ने की बात करता है। और यही हमारा मुख्य आधार होना चाहिए हमारी राजनीतिक संस्कृति का, यानी हमारे राजनीतिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि इस तरीके की पॉलिटिकल कल्चर को इम्प्रूव करें, बढ़ाएं। जब मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताऊंगा तो वहाँ एक करेक्टर ये भी उनका, या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये भी है कि वे जनता में राजनीतिक संस्कृति को की चेतना को जागृत करेंगे। ये भी उनकी एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद, या इतने कंसर्न्स हैं, इतनी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, इनके बावजूद भी हमारे देश ने पॉलिटिकल कल्चर को कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपग्रेड ही किया है, बेहतर ही किया है। हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का मॉडल है ना, जहाँ पर पहले काफ़ी वर्षों तक 2 स्तरीय मॉडल था, जहाँ पर केंद्र और राज्य की संकल्पना थी। बाद में तृणमूल कंसेप्ट आ गया, जहाँ पर स्थानीय स्वशासन की बात 73वें संविधान संशोधन से 1992 में वो आ गई थी। अब जहाँ पर बृहद मुद्दों में, बृहद स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया जाता है, वहीं क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रवाद के मुद्दों को यानी विधानसभा के स्तर पर, और स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज के स्तर पर पंचायतों को मुद्दों को उठाया जाता है। लेकिन जो वोटिंग पैटर्न बिहेवियर है, उसमें पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज ना होने की वजह से बहुत व्यापक स्तर पर बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए जैसे स्पेशली हिंदी हार्टलैंड वाले स्टेट्स हैं और लगभग संपूर्ण भारत में वोटिंग जो बिहेवियर पैटर्न है उसमें बदलाव उतना बेहतर ढंग से आ नहीं सका है। अगर हम गांधीवादी मूल्यों की बात करें तो वो राजनीति को, वो तो गांधी जी तो जो है बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे इन चीज़ों को। तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा कि हमें उनके 7 पापों को भी हम ध्यान रखें, गांधी जी को, जब हम वोटिंग जब हम पॉलिटिकल कल्चर को समझें। तो हमें अपना जो केंद्र बिंदु रखना चाहिए वो हम कैसे समतामूलक समाज स्थापित कर सकें, कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की संकल्पना सुनिश्चित कर सकें, कैसे हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर और बेहतर बनकर दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि भारत एक कल्चर मतलब एक कंपोजिट कल्चर के तौर पर एक राष्ट्र बन ही नहीं सकता। लेकिन हमने दुनिया में सबसे नायाब एग्जाम्पल होकर दिखाया है। हम एक समाजवादी समाज की संकल्पना कर सकते हैं जहाँ पर सभी के लिए समान अवसर हों, सभी के लिए जो है विकल्प हों, और कहीं भी कोई मुख्य धारा से पीछे न रह जाए। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो व्यक्ति केंद्रित है, यानी कि वो जो गुड गवर्नेंस है वो लास्ट माइल पर जो व्यक्ति है, अंतिम जो है लाइन में जो आखिरी व्यक्ति है, उसके भी कल्याण को सुनिश्चित करने की बात करता है। हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन को लाने का विषय ही यही था। हमारे यहाँ पर
महिलाओं के मुद्दे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, तमाम अन्य प्रकार के मुद्दे हैं जिनको हमारे पॉलिटिकल कल्चर के द्वारा केंद्र बिंदु में लाया जाना चाहिए। इससे हमें हासिल क्या होगा? इससे हमें हासिल ये होगा कि हम एक बेहतर और जो है प्रभावी राष्ट्र के तौर पर बन सकेंगे। हमारे स्टेट की जो पॉलिटिक्स है वो बेहतर हो सकेगी। हमारी जो है वोट देने की जो क्षमता है उसमें सुधार होगा। ये सब चीज़ें हमारे बेहतर पॉलिटिकल बिहेवियर की वजह से अच्छी हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी स्टैटिक बात कर लेते हैं जो हमारे समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ायदा करेगा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, पॉलिटिकल कल्चर कैसे काम करती है ना, ये वो चीज़ें क्या हैं। तो एक पॉलिटिकल सोशोलॉजी की दुनिया में एक बेहतरीन समाजशास्त्री हैं या पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट, उनका नाम है आर्मंड एंड पावेल। तो उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को कहा था प्रति अभिमुखीकरण, है ना, कि जैसा समाज जैसी राजनीति होगी वैसा हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे जैसे हमारे राजनेता हमें दिशा प्रदान करेंगे, इसका ये मतलब हुआ वैसा ही हमारा समाज बनेगा। तो जाहिर सी बात है, हम आज जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की राजनीतिक शैली को देखते हैं, तो हमारे समाज में जिस तरीके से एक राजनीतिक ध्रुवीकरण है, धार्मिक ध्रुवीकरण है, सामाजिक ध्रुवीकरण है, वो बहुत अच्छी बात तो कम से कम नहीं कही जानी चाहिए। क्योंकि हम लोग पहले से ही सामाजिक तौर पर जाति के तमाम बंधनों में बंधे हुए हैं, उससे निकल पाना बहुत आसान चीज़ नहीं है। अब हम समझते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर एज ए कंसेप्ट क्या है। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल कल्चर है वह वे आदतें हैं या व्यवहार है या भावनाएं हैं या रीति रिवाज हैं और वे मूल्य हैं जिन्हें मानव राजनीतिक व्यवस्था से सीखकर अपनी आदतों और मनोभावों में उतारने की कोशिश करता है। यानी कि ऐसी आदतें, जैसे हमारे राजनेता जैसी बात करेंगे, हमारा एटीट्यूड उस तरह से डेवलप होगा, हम उसी तरीके के, हमारे अंदर पॉलिटिकल स्किल आएगी, हमारे अंदर उसी तरीके की फीलिंग्स अदर कम्युनिटी के लिए, अदर सोसाइटी के लिए, अदर रिलीजन के लिए जो है जागृत होंगी। हमारा जो काम, जो हम व्यवहार करेंगे समाज में, ठीक उसी तरीके से करने लगेंगे। हमारे राजनीतिक मूल्य भी उसी प्रकार से जो है बनेंगे और स्ट्रांग भी होंगे। तो हमें इस तरीके से इसको सीखना है ना, कि हम अपने संविधान के आदर्शों के अनुरूप ही चलें, उससे इतर जो भी जाए उसे कम से कम नकार दें। फिर हम और इसे अगर थोड़ा सा करेक्टर के तौर पर देखें, इसकी विशेषताओं के आधार पर देखें, तो उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले विशेषता के तौर पर हम देखते हैं कि यह विचारों, अभिवृत्तियों यानी एटीट्यूड तथा विश्वासों और राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा उनके निर्धारकों का सेट है। यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होता है वो आइडिया से डेवलप होता है, एटीट्यूड से डेवलप होता है, बिलीफ से डेवलप होता है, और राजनीतिक जो फंक्शन होते हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं, हमारी जिस भी पार्टी से हम जुड़ा रखते हैं, उससे मिलकर हमारा पॉलिटिकल कल्चर बनता है। तो यानी कि पूरी जिम्मेदारी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की हो जाती है और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की हो जाती है कि वह ऐसी बेहतर राजनीतिक संस्कृति का विकास करें जिससे दूषित राजनीतिक संस्कृति का निर्माण ना हो सके। अगला पॉइंट हम देखेंगे, यह राजनीतिक प्रक्रिया को सुव्यवस्था प्रदान करता है। यानी पॉलिटिकल कल्चर का अगर अच्छा निर्माण हुआ, अच्छे ढंग से बातचीत हमारे राजनेता अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग के दौरान अगर करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पर अवश्य ही परिलक्षित होगा। फिर पॉलिटिकल कल्चर में ये भी बताया जाता है कि हाँ, यह क्या होना चाहिए, क्योंकि यही एक जो प्रश्न है जो हमें जो है भावनात्मक स्तर पर और विश्वास स्तर पर जोड़ता है। यानी कि हमारे क्षेत्र की, हमारे देश की, हमारे समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, उसके आधार पर हमारी जो है पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होनी चाहिए, ना कि उससे बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ों को करने की आवश्यकता है जिनसे हमारा कल्याण सुनिश्चित नहीं हो सकता। जैसे उत्तर प्रदेश में आर्थिक सामाजिक आधार पर या एक पिछड़ापन देखने को मिलता है, शैक्षणिक पिछड़ापन है। तो हमारे राजनेताओं को अपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग में डेवलपमेंट की बात दिखाना होगा कि हम कैसे बीमारू राज्य से एक बेहतर राज्य की तरफ आगे बढ़ें।
तो ये सब जो है कल्चर होनी चाहिए, ना कि जो है सांप्रदायिक या अन्य जो है बातें होनी चाहिए, जो है जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं कि समय किस तरीके की पॉलिटिकल कल्चर चल रही है, दल बदल की राजनीति, पार्टी छोड़ो पार्टी जोड़ो, है ना, इसी तरह से लोट घसोट, ये सब तो बहुत अच्छा नहीं है। और एक इस तरह से राजनीतिक संस्कृति एक तरीके के रसातल में जाएगी और नकारात्मक राजनीतिक संस्कृति का दौर नहीं चलना चाहिए। सदैव उस बेहतर होना चाहिए। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से सीखना चाहिए, हमें अपने फ्रीडम स्ट्रगल से यानी स्वतंत्रता संघर्ष से सीखने की ज़रूरत है। हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो व्यक्तिगत मनोवृत्तियाँ हैं और जो विश्वास हैं उनको भी हमें जो है समझना होगा। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई पार्टी जीतती है तो लगभग उसको बहुत से लोग बहुत बड़ा प्रतिशत वोट नहीं भी देता है। तो हमें जो विपक्ष में है उसके भी फीलिंग्स को समझना होगा, पक्ष में है उसके, वो तो हमारे साथ आकर जुड़ा ही है। साथ ही में ये भी ध्यान रखना होगा कि सांस्कृतिक जो ये पॉलिटिकल कल्चर है ये बेसिकली जो है प्रोग्रेसिव भी है और रूढ़िवादी भी है। कैसे प्रोग्रेसिव? इस तरीके से माय फ्रेंड्स कि ये हमारे पॉलिटिकल जो मोटिवेटर्स हैं उनको दिशा भी देती है। जैसे इस समय बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य के मुद्दे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने के मुद्दे भी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कैंपेनर हैं, जो हमारे जो है तमाम स्लोगन बनाने वाले लोग हैं, उनको ये एहसास कराता है कि जनता क्या चाहती है। तो हम भी अपने स्तर पर यानी हमारा समाज भी अपने स्तर पर अवेयर रहे ताकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ऐसी राजनीति पर जोर ना दें जिससे हमारा समाज का नुकसान हो और वो अपना चुनाव जीतकर उल्लू सीधा करें। हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने के साथ साथ कुछ और बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें पॉलिटिकल जो बिहेवियर है इनके राजनेताओं के, उनको भी बेहतर ढंग से समझते रहना चाहिए, जिससे जो हमारा समाज है हम वो सही दिशा में संचालित होता रहे। अब हम लोग कुछ समाजशास्त्री बिंदुओं पर और चर्चा करेंगे। जैसे राजनीतिक जो संस्कृति है यानी जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो पहला है जैसे जन केंद्रित यानी कि जन राजनीतिक संस्कृति, और सेकंड है संभ्रांत राजनीतिक संस्कृति। जन केंद्रित राजनीतिक संस्कृति और संभ्रांत राजनीतिक संस्कृति में मूल तौर पर अंतर देखने को मिलता है। जो जनता के आधार पर हो, जनता को ध्यान में रखकर जो राजनीति की जाए, और संभ्रांत राजनीति मतलब जिसमें एलीट क्लास जुड़ा होता है, जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स की जगह एक तरीके से आप समझ सकते हो कि तमाम हीरोज़ को, तमाम जो है सोशल एक्टिविस्ट को, तमाम सिविल सर्वेंट्स को एकदम से कह सकते हो पैराशूट जंप कराया जाता है और उनको सीधा सीट दे दी जाती है। फिल्म एक्टर को दे दिया जाता है, कैंपेनिंग दौरान एक्ट्रेस को लाई जाती हैं। तो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं प्रदर्शित करते वो लोग, बल्कि होना ये चाहिए कि संभ्रांत जन राजनीति में इसलिए आए क्योंकि जन कल्याण सुनिश्चित हो सके। अब एक समाजशास्त्री आमंड एंड बर्वा मैंने बताया, उन्होंने प्योर पॉलिटिकल कल्चर को 3 भागों में बांटकर देखा है। पहला है संकुचित राजनीतिक संस्कृति, और दूसरा है प्रजातांत्रिक राजनीतिक संस्कृति या प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, और तीसरा है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो जो संकुचित राजनीतिक संस्कृति है इसमें ये बेसिकली परंपरागत है। इसमें व्यक्ति केंद्रित विकास पर जोर नहीं दिया गया बल्कि रूढ़िवादी मुद्दों को ज़्यादा उठाया गया है। जैसा कि हम अक्सर समाज में राजनीतिक हलकों में ये चीज़ें देखते हैं और देखते हैं कि कैसे टीवी डिबेट में, कैसे रैलीज़ की कैंपेनिंग में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं अलग तरीके से। फिर प्रजाभावी राजनीतिक जो कल्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवस्था के साथ व निर्गत प्रक्रिया के साथ अभिमुखीकरण होता है, यानी कि वे मुद्दों को उठाया जाता है जो जनता का कल्याण सुनिश्चित करने वाले हों, जिनमें जनता के कंसर्न हों, जनता का विकास सुनिश्चित होता हो। ठीक है, तो ये अच्छा है। तीसरा है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो इसमें सक्रिय राजनीति में संज्ञानात्मक मूल्य यानी ऐसे मुद्दे जो समाज से जुड़े हुए हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है,
तो इस तरीके से 3 टाइप हैं विशुद्ध प्योर पॉलिटिकल कल्चर के, जिसमें संकुचित राजनीति, प्रजाभावी राजनीति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति को हम लोगों ने समझा। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने पॉलिटिकल कल्चर को बेहतर रखें। हमारे राजनेता भी हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की कोशिशें करें जिससे हमारा समाज बेहतर ढंग से संचालित हो सके और हमारे राज्यों में और देश में भी ऐसी सरकारें चुनकर आएँ जो जन कल्याणकारी हों, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना को ध्यान में रखकर कार्य करें। नमस्कार। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मतदान व्यवहार क्या होता है, वोटिंग बिहेवियर पैटर्न क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।